हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जेई मेन 22 एंड 23। ये पहला क्वेश्चन, टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा, फॉर्मूला एफ बराबर होता है 1/2 पाई रूट एल सी। ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर। तो हमको करना क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो एल को कम कर देंगे या सी को कम कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शंस में क्या बोला है, पहला ऑप्शन सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड। तो ये तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है फॉर्मूला, ये गलत है। अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस। एलसीआर सर्किट है, उसमें जो रेजिस्टेंस है उसके साथ एक और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी को रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज। वो जो पहले से लगा हुआ कैपेसिटर है उसके साथ यदि सीरीज में एक और कैपेसिटर लगा देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कम हो जाएगी और इसलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। चौथा, फिर से बोला है सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड operates at 12 kilovolt on the primary side. It supplies electrical energy to a number of nearby houses at 120 volt. तो स्टेटमेंट से समझ में आ गया होगा कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह है प्राइमरी का वोल्टेज 12 किलो वोल्ट और यह है सेकेंडरी का वोल्टेज। और ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस इज सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर इज 60 किलो वाट। यही है वो पावर, इतनी ही होगी इनपुट पावर, इतनी ही होगी आउटपुट पावर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड आर एस रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट विल बी। हमको बताना है आर एस, मतलब सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव लोड आर एस। अभी आर एस कैसे निकलेगा, आर एस निकल सकता है यदि हम सेकेंडरी के वोल्टेज को आई एस यानी सेकेंडरी के करंट से डिवाइड कर दें। आर एस बराबर होगा वी एस अपॉन आई एस। अब वी एस तो हमको मालूम है यह है 120, आई एस हमको यदि पता लग जाए तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आर एस की वैल्यू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसा मैंने कहा इनपुट लोड आउटपुट लोड के बराबर होगा। इनपुट लोड मतलब फॉर्मूला लगाएंगे वी आई, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। ये इनपुट पावर, ये आउटपुट पावर, दोनों कितनी दे रखी है 60 किलो वाट, मतलब वाट में ये होगा। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ आई एस की, मतलब इन दोनों को इक्वेट करके वी एस का वैल्यू कितना है 120, वो सब्सटीट्यूट करके इसमें से फाइंड कर लेते हैं आई एस का वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम्पियर में, इसको नीचे ले जाएंगे 1/2, 1/2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आ गया आई एस। और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो हमको आर एस मिल जाएगा। तो आर एस बराबर कितना 120 अपॉन 1/2 इंटू 10⁻³ ये आएगा किसमें, ओम में, पर हमको आंसर करना है मिली ओम में, इसको ऊपर ले जाते हैं तो -3 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 240, तो 240 इंटू 10⁻³ ओम। इसका मतलब आर एस मिली ओम में लिखें तो 240 मिली ओम। तो आंसर इज 240। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर कैरिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट इन योर पॉकेट इट रेजेस एन अलार्म, दिस फिनोमेना वर्क्स ऑन। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब बच्चे इसका आंसर जानते हैं। इसमें होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। अगला क्वेश्चन, magnetic flux in Weber in a closed circuit of resistance 20 ohm varies with time as pi is equals to 8t square minus 9t plus 5. The magnitude of the induced current at
t इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड विल बी, मिली एम्पियर में आंसर करना है। तो फैराडे के लॉ से हम जानते हैं E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई हमको दे रखा है एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो माइनस डी डी टी, और इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 8t² माइनस 9t प्लस 5। तो हमको मिल जाएगा EMF, कितना आ जाएगा ये EMF मिल गया हमको -16t माइनस 9 की प्लस हो जाएगा +9, और ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये आ गया वोल्ट में EMF। EMF निकलने के बाद में हमको चाहिए क्या, इंड्यूस्ड करंट। तो करंट होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो EMF इज -16t प्लस 9, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दिया है 20, और ये हमको करंट बतलाना किस इंस्टेंट पर है, 1/4 सेकेंड पर। तो 1/4 सेकेंड पर का करंट क्या होगा, आए 0.25 सेकेंड पर। तो बस यहाँ 1/4 सब्सटीट्यूट करना है, तो -16 इंटू 1/4 प्लस 9 अपॉन 10, ये हुआ -4, यानी ये बना 5/20, 5/20 यानी 1/4, पर ये आएगा एम्पियर में। हमको इसको एक्सप्रेस करना है मिली एम्पियर में, तो क्या करें, 1000 का कर देते हैं मल्टीप्लाई इसमें, और 1000 से कर दिया डिवाइड, तो डिवाइड वाला ये यहाँ आ गया, ऊपर आ गया, और 1000/4 मतलब 250 इंटू 10⁻³ ये आएगा एम्पियर में। और मिली एम्पियर में लिखना चाहें इसको तो लिखना पड़ेगा 250 मिली एम्पियर, तो इसको फिल करना पड़ेगा 250 से। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन अ सीरीज LR सर्किट XL equals to R and power factor of the circuit is P1। पहले बात हुई है LR सर्किट की। इस तरह का सर्किट है कि XL R के बराबर है और पावर फैक्टर P1 है। When capacitor with capacitance C such that XL equals to XC is put in series, the power factor becomes P2, the ratio P1 upon P2 is। तो क्या क्या बात आपको पता होना चाहिए कि ये पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है cos फाई, और ये cos फाई होता है R/Z के बराबर, R अपॉन Z। और Z क्या है, यह है इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस क्या होता है, तो ये होता है √R² प्लस XL माइनस XC, या XC माइनस XL, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर। ये है cos फाई, यही है पावर फैक्टर जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो पहले केस में जब XL R के बराबर था, पावर फैक्टर दिया हुआ था P1, तो P1 कितना होगा, तो क्योंकि XL R के बराबर है और XC है नहीं, क्योंकि बात सिर्फ किसकी हो रही है, LR सर्किट की, LR सर्किट की, XC नहीं है, ये तो ज़ीरो हो गया। और ये इसके बराबर है, यानी यहाँ आएगा R², यहाँ भी आएगा R², यानी 2R² का रूट, यानी R√2, यानी R अपॉन R√2, दैट इज 1/√2। ये पहले केस में पावर फैक्टर। और अब अगली बार क्या किया, अब एक कैपेसिटर और लाकर उसमें जोड़ दिया, पहले से थे L और R, अब C कैपेसिटर लाकर जोड़ दिया। इस तरह का कैपेसिटर की ये क्या है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बराबर हैं दोनों। तो अब क्या होगा, ये दोनों के बराबर होने पर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ आएगा R² का रूट, यानी R/R हो जाएगा, ये R अपॉन R, ऐसा हो जाएगा सेकंड केस में, दैट इज 1। तो यहाँ 1/√2, और ये 1 हमको रेशो किसका चाहिए, P1 अपॉन P2 का। तो P1 अपॉन P2 इज क्लियरली 1/√2, एंड सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a small square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of wire capital L, very much greater than small l. Both loops are coplanar and their centers coincide at point O as shown in figure. The mutual inductance of the system is। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
इसका आंसर ही हमको याद कर लेना चाहिए, आंसर नहीं कम से कम वो स्टेप्स, किन स्टेप्स में हमको काम करना है, बगैर कंफ्यूज हुए जल्दी वहां पर आपका आंसर आ जाए। बहुत सारी स्टेप्स आपको पहले से याद हों, बहुत सारा याद होगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये जो आउटर वाला है स्क्वायर और ये अंदर वाला स्क्वायर, इन दोनों में हमको बोला हुआ है यहाँ कैपिटल एल बहुत ज्यादा है स्मॉल एल के सामने, इसका मतलब ये बहुत छोटा है। वो क्लियर दिखे इसलिए बड़ा सा बनाया है, पर है बहुत छोटा। ये जो अंदर वाला स्क्वायर है, हमको चाहिए क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच में। तो करेंगे क्या, इसमें से कर देंगे करंट पास। इसको बना लिया हमने प्राइमरी और इसको बनाएंगे हम सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, प्राइमरी में बहने वाला करंट आईपी मान लिया हमने। आईपी जब फ्लो होगा इसमें से तो सेंटर पर जो फील्ड होगी, सेंटर पर फील्ड वो हम फाइंड कर लेंगे, पर वो फील्ड यूनिफॉर्म होगी इसके लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है। यूनिफॉर्म होने से फ्लक्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे सीधे बी ए कॉस थीटा, और इसीलिए हमने इसको प्राइमरी बनाया है और इसको बना रहे हैं हम सेकेंडरी। तो आउटर वाला प्राइमरी और अंदर वाला सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आउटर में, आउटर स्क्वायर में करंट पास करने से सेंटर पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस छोटे स्क्वायर के लिए यूनिफॉर्म मानकर आसानी से फ्लक्स निकल आएगा। इसलिए हमने इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी बनाया है। अब इस प्राइमरी में करंट पास करने से सेंटर पर फील्ड कितनी होगी, ये पहली स्टेप। फील्ड कितनी होगी, तो एक तो ऐसा, ये चार सेगमेंट्स हैं इसके, हम निकालेंगे फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर से फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आपको याद होगा वो बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहाँ आता है आई करंट अपॉन डी, और फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें करंट हमने कितना माना हुआ है, आईपी, करंट माना है हमने आईपी, और डिस्टेंस कितनी है इस वायर की, तो इसकी डिस्टेंस है ये, और ये कितनी होगी L/2, L/2। तो आई पी अपॉन L/2, ये एक सेगमेंट से निकाल रहा हूं मैं अभी। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के लिए अल्फा बीटा क्या होंगे, तो अल्फा बीटा मतलब ये वाले एंगल्स, तो ये वाले एंगल्स दोनों 45 के ही होंगे। तो साइन 45 मतलब 2 साइन 45 यानी 2/√2। और इसमें करना पड़ेगा हमको 4 का मल्टीप्लीकेशन, किस लिए, क्योंकि जो फील्ड इसने प्रोड्यूस की वैसी ही उसी मैग्नीट्यूड की फील्ड ये बाकी भी तीनों करेंगे, और चारों फील्ड्स कैसी होंगी, एडिटिव होंगी। तो जो नेट फील्ड होगी वो ये होगी, इसलिए उसको ऐड किया हमने। अब कितना हो गया, ये हो गया बी। ये किसने प्रोड्यूस किया है, प्राइमरी ने, किसकी लोकेशन पर, सेकेंडरी की लोकेशन पर। अब सेकेंडरी का निकाल लेते हैं फ्लक्स, सेकेंडरी का फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा लगाएंगे, तो फील्ड तो यही होगी। इसको चाहें तो आप और सॉल्व कर लें थोड़ा, इसको √2 लिख लें, इसको 8 कर लें, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आएगा। और फिर क्या, इसको मैंने √2 कर दिया और ये 2 ने इसको 8 बना दिया है, तो 8√2, 8√2। और क्या आएगा, आई पी अपॉन एल, ये होगा 5s। कैसे, ये तो हुआ बी, बीपी, और फिर एरिया, एरिया इसका लेना पड़ेगा हमको, फॉर्मूला लगा रहा हूँ बी ए कॉस थीटा, तो एल स्क्वायर, और थीटा कितना होगा, तो इसमें करंट इस तरह पास किया आपने एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड होगी ऐसी बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर, और एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा, यानी एंगल हो जाएगा 0, cos 0 1 होकर ये आ गया 5। अब तीसरी स्टेप में वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, सेकेंडरी का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी का करंट, यानी इसी को हमें आईपी से बस डिवाइड कर देना है, तो आईपी भी गायब हो जाएगा। तो क्या दिखेगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आएगा। उसके अलावा 4 से इसको कैंसिल बाद में करते हैं, बस आईपी हटा दिया हमने, तो 8√2 स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, और ये 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होकर 2√2, यानी 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई
कैपिटल एल। तो ये आ गया इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, एक दो बार करके रखें, 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये सेम क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल आंसर इसका है सी। तो मैंने जो आपसे बोला कि इसको बनाओ प्राइमरी, इसकी निकालो यहाँ फील्ड, फिर इसका फ्लक्स निकाल कर करंट से डिवाइड कर दो, तो इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आएगा। अभी अगला क्वेश्चन, in a coil of resistance 8 ohm the magnetic flux due to an external magnetic field varies with time as phi equals to 2 by 3 9 minus t square. The value of total heat produced in the coil till the flux becomes zero. तो पहले ये पता करते हैं कि कितने समय में फ्लक्स जीरो हुआ। तो फाई बराबर दिया है 2 by 3 9 माइनस टी स्क्वायर। तो फ्लक्स बिकम्स जीरो, फ्लक्स बिकम्स जीरो, इसका मतलब फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। कब वो जीरो होगा, तो इसको जीरो कर दें, तो 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर यानी टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो से 3 सेकेंड में हमको हीट प्रोड्यूस निकालना है। हम लगाएंगे हीट प्रोड्यूस्ड का ये फॉर्मूला वी स्क्वायर टी अपॉन आर। उसके लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, वोल्टेज की। यहाँ पर वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं अब। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा फैराडे के लॉ से माइनस डी डी टी फाइव फाइज, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 अपॉन 3 मतलब 6 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 3। इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस माइनस को ध्यान देते हुए, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस होकर 2/3 बाहर आएगा, 2/3 बाहर आएगा और टी स्क्वायर बनेगा 2t, यानी ये बन गया 4t अपॉन 3। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के बाद, अब क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम डिपेंडेंट है, तो पहले निकालेंगे डीएच और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। अब डीएच कितना होगा, डीएच के लिए यहाँ रखें ई स्क्वायर, मतलब कितना 16 टी स्क्वायर अपॉन 9, ये ई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 1/8 और डी टी, ये है डी एच एलिमेंट्री हीट प्रोड्यूस्ड। और टोटल के लिए इसको 0 से 3 की लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे। ये एलिमेंट्री क्यों, क्योंकि हमने एलिमेंट्री टाइम में निकाली है ये। तो ये आ जाएगी हीट प्रोड्यूस्ड। अब इसमें से 8 से ये 2 बार कैंसिल होकर 2/9 ये बाहर आ गया, और टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेट होकर टी क्यूब्ड बाय 3, लिमिट्स आर 0 to 3, 2/9 और साथ में ये 3 भी बाहर, ये वाला, और लिमिट इधर पुट की अपर लिमिट, तो ये हो गया 27। तो ये कैंसिल होकर फाइनल आंसर 2 आ गया, और ये आंसर आएगा किसमें, जूल में, क्योंकि हम निकाल रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड, एंड सो आंसर इज 2। नेक्स्ट, इन अ सीरीज एलआर सर्किट, अभी अगला क्वेश्चन, अ डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर and an alternating current of peak value 4 ampere flow through resistance of 3 ohm and 2 ohm respectively. The ratio of heat produced in the two resistances in same interval of time will be. अब पहला केस कौन सा है, पहले केस में डीसी पास किया है, कितना 4 एम्पियर डीसी, 4 एम्पियर डीसी पास किया है, किसमें से 3 ओम रेजिस्टर में से। और सेकंड केस में क्या किया है, सेकंड केस में फिर से करंट तो है 4 एम्पियर, पर वो है पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि एसी पास कर रहे हैं, और एसी पास कर रहे हैं तो हमको दे रखा है आई नॉट, कितना है वो 4 एम्पियर। तो ये एसी सर्किट है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हीट प्रोड्यूस्ड को हमको कंपेयर करना है दोनों में। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसमें हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी पहले केस में, तो करंट स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर और टी किसी इंटरवल टी में। तो ये हुई हीट प्रोड्यूस्ड पहले केस में। और दूसरे केस में यहाँ गलती हो सकती है, फिर से आई स्क्वायर आर टी ही लगेगा, पर यहाँ पर आई स्क्वायर ये नहीं आएगा, आई नॉट स्क्वायर नहीं बल्कि आई स्क्वायर आर एम एस आएगा। और आपको मालूम होगा आर एम एस
ये होता है I0/√2। I0 दे रखा है हमको कितना 4, तो 4/√2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 16/2। 4/√2 स्क्वायर मतलब 16/2। और वो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 2 और इंटरवल सेम है, तो ये टी। और इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज तो कैंसिल आउट ही हो रही हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये टी कैंसिल, ये 16 भी कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यानी रेशो हो जाएगा 3:1। तो इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, यही आरएमएस की डेफिनेशन भी है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 5 साइन। किसका इक्वेशन दिया है, करंट का, किसी इंडक्टिव सर्किट में। तो क्या होता है इंडक्टिव सर्किट में, I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ऐसा होता है करंट का इक्वेशन। अब यहाँ दे रखा है उसे 5, यानी ये क्या है, करंट एम्पलीट्यूड है 5 साइन, यहाँ पर लिखा है 49 पाई टी, यानी ये ओमेगा दे रखा है, और -30 मतलब ये है इनिशियल फेज। तो ऐसी इक्वेशन दे रखी है, किसकी इक्वेशन है ये, करंट की, और हमको इक्वेशन किसकी लिखनी है, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हमें ज़रूरत होगी वी नॉट की, वी नॉट की। तो वी नॉट कैसे आएगा, वी नॉट निकालने के लिए I0 टाइम्स रेजिस्टेंस जैसी क्वांटिटी कौन होगी यहाँ, वो होगी XL। तो I0 तो मिल गया हमको 5 और ये होगा ओमेगा L, और ओमेगा भी दिया हुआ है हमें, ये है 49 पाई, 5 इंटू 49 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोला हुआ है। ये कुछ नहीं है, 22/7 ये मिस प्रिंट है। तो ये हुआ ओमेगा एल लिख रहा हूं मैं, तो ये था ओमेगा, कितना है ओमेगा 49 पाई, तो ये ओमेगा इंटू एल, इंडक्टेंस दे रखा है 30 मिली हेनरी, मिली का ये हेनरी बना देंगे, और इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 7 49 हो गया है, और अब ये सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आने वाला है 23.1, 23.1 वोल्ट। तो ये आ गया, यानी ये ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। अब फेज रिलेशन आपको पता होगा दोनों के बीच में, वी नॉट तो हमें मिल गया है, ओमेगा सेम रहेगा, मतलब यहाँ तक की कहानी तो सेम है, V बराबर वी नॉट 23.1 साइन, फिर अंदर क्या आएगा, ये ओमेगा टी मतलब 49 पाई टी, यहाँ तक तो ठीक। अब आपको मालूम है कि जब इंडक्टर होता है तो उसमें वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड, वोल्टेज लीड्स बाय 90, मतलब वोल्टेज की इक्वेशन में इसको +90 करना पड़ेगा, और +90 करेंगे इस 30 में, -30 +90 तो ये हो जाएगा +60, +60, यानी इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा, आंसर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, the frequencies at which the current amplitude in an LCR series circuit becomes 1/√2 times its maximum value are 212 radian per second and 232 radian per second. The value of resistance in the circuit is 5 ohm. The self inductance in the circuit is, तो आपने जब आपने क्यू फैक्टर पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आपको नहीं पता तो आप पता कर लेना। ये क्यू फैक्टर वाले कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं हमसे, दो फ्रीक्वेंसीज दी हैं 212 और 232, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिस पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, इनको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और इनका जो डिफरेंस होता है दोनों का उसको कहते हैं बैंड विड्थ, बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये बैंड विड्थ होती है R/L के बराबर। बस ये हमें दे रखा है, कितना है 212 और 232,
रेडियन पर सेकेंड। ओमेगास का डिफरेंस कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 12 है तो ये 20 हो गया, 20। 20 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है? 5। हमसे पूछा क्या है? इंडक्टेंस। तो आया 1/4 हेनरी। और मिली हेनरी बनाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से कर दिया डिवाइड। तो ये आ गया 250। 250 इंटू 10⁻³ हेनरी, मतलब 250 मिली हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट प्राइमरी वोल्टेज 8 किलोवोल्ट and secondary voltage 160 volt serves a load of 80 kilowatt. Assuming the transformer to be ideal with purely resistive load and working on unity power factor, the loads in the primary and secondary circuit would be. तो थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। यहाँ बोला हुआ है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड, तो जो वो लिखा हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में, बस इसका ये मतलब है। और इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के रेजिस्टेंसेस, लोड्स मतलब रेजिस्टेंसेस चाहिए हैं। तो क्या करेंगे? पहले लिखते हैं इनपुट पावर, वो क्या होगी? वी आई के फॉर्मूले से वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस, ये आउटपुट पावर, और दोनों कितनी दे रखी हैं? 80 किलो वाट। तो हम निकालते हैं करंट्स। प्राइमरी में कितना होगा उसके लिए इसे इसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो 80 किलोवाट अपॉन वोल्टेज प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है 8 किलो वोल्ट, तो किलो कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा 10 एम्पियर के बराबर। ये प्राइमरी का करंट हुआ। सेकेंडरी का करंट कैसे आएगा? 80 किलो वाट अपॉन सेकेंडरी का वोल्टेज 160। तो इसको ज़रूर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 80 इंटू 10⁻³ अपॉन 160, तो ये 2 बार कट गया, मतलब 0.5 इंटू 1000, मतलब 500 एम्पियर। ये आ गए करंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट्स आ गए। और अब हमको रेजिस्टेंसेस चाहिए, तो पहले निकालते हैं प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस कितना है, मतलब आरपी। तो वो क्या होगा? वीपी अपॉन आईपी, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से। तो प्राइमरी का वोल्टेज वो कितना दे रखा है? 8 किलो वोल्ट, 8 किलो वोल्ट। और प्राइमरी का करंट दे रखा है 10। तो ये सॉल्व होने पर क्या आएगा? किलो को जब हम बदलेंगे वोल्ट में तो 1000 आएगा, एक कैंसिल आउट होकर 800 ओम ये आ गया प्राइमरी का रेजिस्टेंस। 800 ओम इन दो ऑप्शंस में है, मतलब ये दोनों तो रॉन्ग है। अब निकालते हैं सेकेंडरी का रेजिस्टेंस। कैसे? वी एस अपॉन आई एस से। और वी एस कितना है? सेकेंडरी का वोल्टेज 160 अपॉन सेकेंडरी का करंट वो है 500। 500 तो जीरो से कैंसिल होकर ये हो गया 60 अपॉन, इसको 1.6 लिख लें और 1/5 को लिख लें कितना? 0.2। तो ये हो जाएगा 0.32 ओम। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question, an alternating EMF E is equal to 440 sin 100 pi t. E is equal to 440 sin 100 pi t। ये दे रखा है हमको एक alternating EMF is applied to a circuit containing an inductance of √2 pi Henry। मतलब क्या दे रखा है? L कितना है? √2 अपॉन पाई हेनरी SI यूनिट्स में। ये दे रखा है L उस सर्किट का। इफ एन AC एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट इट्स रीडिंग विल बी। तो कंसेप्ट ये है कि AC एमीटर ये मेजर करके बताता है हमको IRMS। और जब इधर हम कुछ सॉल्विंग करेंगे तो हमको पहले मिलता है I0 और फिर हमको बतलाना रहेगा IRMS। अब I0 कैसे फाइंड करेंगे? तो इस EMF को कंपेयर कर देते हैं E0 साइन ओमेगा टी से। तो हमको कौन कौन सी बात पता लग गई कि E0 यानी पीक EMF वो है 440 वोल्ट,
दूसरा यहाँ से ओमेगा भी पता लग गया, ओमेगा कितना है 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा और ई नॉट पता हो गए। अब हम आई नॉट फाइंड करेंगे पहले। तो आई नॉट कितना होगा, आई नॉट होगा ई नॉट अपॉन, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो यहाँ आएगा एक्स एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये तो पता है हमें ई नॉट। और एक्स एल क्या होता है, वो होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा भी मालूम है हमको, एल भी पता है, ई नॉट भी मालूम है। ये सब वैल्यूज डालें यहाँ पर, तो ये 440, फिर ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100 पाई, और इंडक्टेंस दे रखा है, कितना है इंडक्टेंस, √2 अपॉन पाई, तो ये निकल कर आएगा एम्पियर में पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये पाई कैंसिल आउट, और ऐसा लिखा रहने दें भी हाल फिलहाल तो। और अब निकालेंगे हम आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या होता है, I0/√2, I0/√2, तो ये सब कुछ आएगा, 440 भी आएगा, अपॉन 100 आएगा, उसके अलावा √2 तो ऑलरेडी था, और एक और √2 आ गया, ये 200 हो गया, तो 440/200 ऐसा आया, एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना होगा, 22 हो गया ये कैंसिल होने पर, और एक और ज़ीरो यानी 2.2 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। तो यहाँ आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply of peak voltage 100 volt gives a peak current of 5 ampere which is in phase with the voltage. A second element Y when connected to the same AC supply also gives the same value of peak current which lags behind the voltage by pi/2. If X and Y are connected in series to the same supply, what will be the RMS value of the current in ampere? तो पहले इस स्टेटमेंट पे ध्यान दें, हमसे बोला है कि किसी एलिमेंट X को जब 100 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से, तो करंट और वोल्टेज होते हैं सेम फेज में। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये एलिमेंट X रेजिस्टेंस हो, क्योंकि केवल रेजिस्टर होता है जब एसी सर्किट में, तो करंट और वोल्टेज होते हैं सेम फेज में, तो X इज रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस होगा कितना, तो वोल्टेज कितना लगाया 100, और करंट कितना है, करंट है 5 एम्पियर का, तो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट इस स्टेटमेंट में बोला है दूसरा एलिमेंट Y जब सेम सप्लाई के साथ, मतलब 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सेम वैल्यू ऑफ पीक करंट हमको मिलता है, पर वोल्टेज इसमें क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, या करंट लैग कर रहा है, कितने से, pi/2 से। इसका मतलब ये एलिमेंट होगा इंडक्टर, तो वायज इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर में केवल इंडक्टर हो तो वोल्टेज लीड करता है pi/2 से, करंट लैग करता है, यानी ये इंडक्टर है। अब यदि इंडक्टर है तो एक्सएल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमसे बोला है सेम वोल्टेज का सोर्स है और सेम करंट उसमें से पास हो रहा है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 20 ओम का है। और अब क्या बोला जा रहा है हमसे, अब कह रहे हैं कि इन दोनों को, रेजिस्टेंस को और इंडक्टर को, ये इंडक्टर ये रेजिस्टेंस, अब क्या किया, अब कनेक्ट किया किसके साथ में, सेम सप्लाई के साथ में, फिर से 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया इन दोनों को सीरीज में। तो हमको बताना है आरएमएस वैल्यू कितनी होगी एम्पियर में, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी एम्पियर में। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, इसमें करंट पहले फाइंड करते हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो वोल्टेज हो गया 100, पर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस कितना होगा, वो होगा √R² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर या एक्स एल स्क्वायर, ये हो जाएगा इम्पिडेंस इस सर्किट का। और जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है यहाँ, पीक वैल्यू लिया है वोल्टेज का, यहाँ भी हमने पीक वैल्यूज ही यूज की थी, तो हमें पहले मिलेगा I0। अब ये भी 20 है, ये भी 20 है, 20² प्लस 20², तो क्या हो जाएगा, 2 × 20², 20 बाहर और √2 अंदर बचेगा, और 100, और ये आ गया एम्पियर, पर हमको
आई नॉट नहीं बल्कि किसकी वैल्यू बतलानी है, आई आर एम एस की। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, तो ये भी आएगा रूट टू और एक और रूट टू आएगा, तो ये हो गया 40, 100 अपॉन 40, 100 अपॉन 40, इसका मतलब 2.5, यानी 5/2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये रूट टू देखकर इनमें से किसी को टिक नहीं कर देना है गलती से, तो ये आंसर इसका है 5/2।